नमस्कार दोस्तों। ISPCS केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो BPSC या किसी भी अन्य स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम की। तो ये पारित किया गया था कब? 1773 ईस्वी में। बात करें इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, चलिए। इसके अंतर्गत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद बात करें कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया। कब? 1784 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है, तो जहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा लंबी नहीं हो। ठीक है, चलिए। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया कब? 1784 ईस्वी में। इसके अंतर्गत बात की जाए तो इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी गठन किया गया। ठीक ना। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम लाया जाता है, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है और भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया जाता है। ठीक, लेकिन चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहता है कंपनी को, केवल चीन तथा चाय के साथ। ठीक ना। इस अधिनियम के अंतर्गत, मतलब 1813 की बात चल रही है, इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिल जाती है। फिर बात की जाए 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, पूरी तरह से। चीन और चाय का जो था उसको भी छीन लिया जाता है। ठीक, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है उसको बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। 1833 की ही बात की है तो गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो कंपनी का जो एकाधिकार था ना चीन और चाय पर, उसको भी छीन लिया गया। ये ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक, और इस अधिनियम की बात की जाए तो इसके अंतर्गत, एक मिनट रुकिएगा, इसके अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। फिर बात की जाए 1858, उसके बाद बात आती है 1858 के भारत शासन अधिनियम की। ठीक, तो भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है इस अधिनियम के द्वारा। ठीक, और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है। ठीक, और इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया जाता है। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? वायसराय। ठीक, पहला वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड
कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, उसके बाद चलिए बात की जाए। हाँ, तो ये बता ही दिया, इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। हाँ, गवर्नर जनरल थे, उसके बाद इस अधिनियम के बाद नाम ही बदल दिया गया तो वायसराय हो गए, वही पहले वायसराय। ठीक है ना। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया कब? 1 जनवरी 1874 को। फिर बात की जाए, भारत में इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई कब? 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके अंतर्गत। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ठीक, अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया किस अधिनियम में? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसी अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। फिर बात करें 1919 का भारत शासन अधिनियम की, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों तथा यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। 1909 में तो केवल मुस्लिमों के लिए ये किया गया था, बट इसमें सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों तथा यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को मतलब अलग निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया सांप्रदायिक आधार पर। ठीक, उसके बाद बात की जाए, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। और फिर बात की जाए कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आती है 1935 के भारत शासन अधिनियम की, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको खत्म करके केंद्रों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक, और इस अधिनियम के अंतर्गत हाँ यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। फिर बात की जाए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया कब? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराओं की संख्या कितनी थी? 20। और फिर बात की जाए कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां और उनके जो अध्यक्ष थे उनको देख लेते हैं। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इन्हें बनाया गया था अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति की बात की जाए तो इन्हें भी जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, संघीय एवं संघ। ठीक, सुनने में भी एक जैसा लग रहा है। तो इसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। फिर संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को। फिर बात की जाए कि एक मिनट रुकिए, बात की जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। ठीक ना।
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 जो थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और फिर बात की जाए कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो स्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, स्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया गया। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। फिर बात की जाए कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7। भारतीय संविधान की 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर लिया जाता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा पारित किया गया। भारत के जो मूल संविधान है ना, उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं तथा 8 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था किसने? स्वराज पार्टी ने 1924 में। ओके, फिर बात की जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था किसने? के.एम. मुंशी ने। ठीक ना। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? बेरुवाड़ी वाद ने। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? केशवानंद भारतीवाद। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। फिर बात की जाए कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख क्रमशः किया गया है? 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार के स्वतंत्रता का। ठीक है, देखेंगे सब, 1 मिनट वेट कीजिए। फिर बात की जाए कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो क्या हैं? प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात की, 1 मिनट रुकिए। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। फिर बात की जाए एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। फिर बात करते हैं कि प्रस्तावना की भाषा जो है ना, देखिए प्रस्तावना अमेरिका से, यहाँ बात हो रही है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, संसद का संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात की जाए कि नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन, ये सब कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। संघात्मक विशेषता की बात की जाए तो वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और साथ में अवशिष्ट शक्तियाँ तथा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कनाडा से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। फिर बात की जाए कि आपातकाल की व्यवस्था जो लिया गया है संविधान में अपने यहाँ, वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और मौलिक कर्तव्य
मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, मौलिक अधिकार की नहीं। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की जाए तो ये कहाँ से लिया गया है? जापान से। ठीक, चलिए इसके बाद बात करें कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे कौन? फजल अली। ठीक, और इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्य कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पन्नीकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया 1956 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी है? 5। बात की जाए कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में। महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जो संविधान में भाग हैं, अनुसूचियां हैं, इनको हम देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। विभिन्न पदाधिकारियों को, अनुसूचियों को देख ले रहे हैं इंपॉर्टेंट, बाकी इसके बाद अनुच्छेद और भाग को देखेंगे। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली पहली शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है? तीसरी अनुसूची में। विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में है? चौथी। फिर बात की जाए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में है? 5वीं में है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है? 6ठी। ये इंपॉर्टेंट है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं। अनुसूची में कुछ ध्यान रहे या ना रहे, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर बात की जाए कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किसमें है? 9वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किसमें है? 10वीं अनुसूची। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात की जाए पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है। किस अनुसूची में ये है? 12वीं अनुसूची में। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। फिर बात की जाए कि भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके शपथ एवं त्यागपत्र की बात की जाए। शपथ किनके साथ लेते हैं और त्यागपत्र किन्हें देते हैं? ये तो राष्ट्रपति के पद की बात की जाए, राष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो ये शपथ इन्हें कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और फिर बात की जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और ये त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, उन्हें कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही। राज्यपाल को कौन दिलाता है शपथ? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। और शपथ त्यागपत्र किसे दे सकते हैं राज्यपाल? राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा ये मुख्यमंत्री, ये वाला राज्यपाल। ठीक, मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है और त्यागपत्र मुख्यमंत्री किसे दे सकते हैं? राज्यपाल को ही। ठीक, चलिए फिर बात की जाए विभिन्न पदाधिकारियों का जो मासिक वेतन है वो, तो राष्ट्रपति का भी वर्तमान वेतन कितना है? 5 लाख मासिक वेतन की बात चल रही है। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो 4 लाख है। लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो 4 लाख है। राज्यपाल की बात की जाए तो 3.5 लाख है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो 2.5 लाख है। भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उन पर ज़्यादा हम ध्यान देंगे। मैं तो यही बोलूँगा जो इम्पोर्टेंट है उसी पर बस ध्यान दीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं उसको स्किप कर सकते हैं। मन करे तो आप देख लीजिए, बट जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक किसका उल्लेख है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में
12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है, वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अभी सुन लीजिए। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, तो इस पर भी आप ध्यान देते हैं ना। अभी की बात की जाए, अभी जितना अभी देखे हैं अनुच्छेद और भाग, उसमें बस इस पर ध्यान दीजिए। ठीक, आगे मैं अभी दिखा रहा हूँ। ठीक, ध्यान ही देना है तो सबसे ज़्यादा इन पर ध्यान दीजिए। फिर बात की जाए आगे मतलब ये दिया हुआ है कि भाग 5 में है 52 से 151 तक संघ का उल्लेख है। भाग 4 में 152 से 237 तक राज्य का उल्लेख है। तो ये सब चीज़ें बस पढ़ सकते हैं, ध्यान नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। ऊपर जो बताया है वो ध्यान जरूर रखिएगा। फिर भाग 7 की बात की जाए तो अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित राज्य का उल्लेख है। भाग 8 की बात की जाए तो 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 9 की बात की जाए तो 243 क से ण तक ठीक पंचायत का उल्लेख है। तो भाग पंचायत वाले के लिए बस भाग याद रख लीजिए 9, नगर पालिका के लिए भाग 9 क, सहकारी समिति के लिए भाग 9 ख। ठीक, इतना काफ़ी है। फिर बात की जाए कि भाग 10 में अनुच्छेद 244 जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। भाग 11 में 245 से 263 तक अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, संघ एवं राज्यों के मध्य जो संबंध है उनका उल्लेख है। भाग 12 में 264 से 300 का अनुच्छेद की बात चल रही है। यहाँ वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद का उल्लेख है। ठीक, भाग 13 में 301 से 7 तक भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। ठीक है ना। भाग 14 की बात की जाए तो 308 से 323 तक संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। ये सब बस पढ़ लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया है और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। फिर भाग 14 का की बात की जाए, ये सब पढ़ लीजिए। भाग 15 की बात की जाए तो 324 से 329 तक निर्वाचन का उल्लेख है। निर्वाचन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 324 जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर बात की जाए भाग 16 की, 310 से 342 तक कुल कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का उल्लेख है। यहाँ पर भाग 17 जो है उसमें अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का उल्लेख है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इस अनुच्छेद को 343 से 351 तक राजभाषा। फिर बात कीजिए 352 से 360 तक, ये भी ध्यान रखिएगा। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है। तीनों आपात हम देखेंगे, अभी रुक जाइए। आपातकाल, कौन कौन सा आपातकाल लगाया जाता है अपने यहाँ, किस किस आपातकाल का उल्लेख है, सब देखेंगे, 1 मिनट। फिर भाग 20 में 368 जो अनुच्छेद है ना, ये जरूर याद रखिएगा। 368 अनुच्छेद, इसमें संविधान के संशोधन का उल्लेख है। ठीक, फिर भाग 21 में 369 से 392 तक अस्थायी एवं विशेष उपबंध का उल्लेख है। 343 से 395 तक संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ का उल्लेख है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट बोला है उसमें वही ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें ध्यान रखना वैसे मुश्किल ही है, अगर आप रख सकते हैं तो रखिए, बट जो इम्पोर्टेंट है उसी को ध्यान में रखिए, काम हो जाएगा। उतना ही इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने बोला है इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे बात की जाए कि भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होती है? 3। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था कब? 1955 में। भारत का अधिकार पत्र, मतलब भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ये सब इम्पोर्टेंट है ना। फिर बात कीजिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, यही मैं बोल रहा था, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन
अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना, 1978 में। बात की जाए कि विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात की गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। ठीक। फिर जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कही गई है किस अनुच्छेद में? 16 में। ये सब मौलिक अधिकार हैं। फिर बात की जाए अनुच्छेद 17 की, ये सब अभी मौलिक अधिकार ही हैं। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 17 में। उपाधियों के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 20 में। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 21 क में। ये सब मौलिक अधिकार हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 22 में। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात् मतलब जबरदस्ती श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 23 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 14 में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देख ली हमने। यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात की जाए तो एक एक करके हमने देख लिया है, बट देख लीजिए कि अनुच्छेद 14 से 18 की बात की जाए तो इसमें किसका उल्लेख दिखा? हमें समता या समानता का अधिकार दिखा, ठीक है ना। अभी हमने जो देखा है उसमें 19 से 22 में क्या दिखा? स्वतंत्रता का अधिकार दिखा। 23 से लेकर 24 में क्या दिखा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 तक की बात की जाए तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर बात की जाए कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? 6 का। और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें किया गया है? 19 क में। देखिए एक एक करके यहाँ दिया हुआ है। 19 क में दिया हुआ है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। 19 बी में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 डी में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 ई में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। 19 जी में व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब फिर बात की जाए कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 30 में। और भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? 32 को। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? 5 प्रकार के। और फिर बात की जाए कि राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 37 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 38 में। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 के क में, 39 क में। ये सब अब हम नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद देख रहे हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। तो जो महत्वपूर्ण है उनको देख रहे हैं, ठीक है। फिर बात की जाए ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सहायता एवं काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 22 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 43 में। फिर बात की जाए नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 44 में। ठीक, 44 होगा। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 45 में। और SC ST एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 46 में। फिर मद्यपान एवं निषेध की बात की जाए, पोषाहार स्तर पर लोक स्वास्थ्य का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में, ठीक है ना। फिर कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख कहाँ पर? अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण
एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख कहाँ? अनुच्छेद 48 क में। फिर राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख कहाँ दिखता है? अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख कहाँ दिखता है? अनुच्छेद 51 में। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? केटी शाह ने। फिर बात की जाए कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 54 में। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर बात की जाए कि 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? दिल्ली एवं पुदुचेरी। फिर बात की जाए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किस पद्धति द्वारा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। ठीक है ना, ध्यान जरूर रखिएगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल पद अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। कितनी राशि? 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हताओं का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 के द्वारा। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। फिर बात की जाए कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत की महिला राष्ट्रपति, पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक, 15वीं राष्ट्रपति बनी है ये। ठीक, फिर बात की जाए कि किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, जबकि राष्ट्रपति वाले में विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। फिर बात की जाए कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 14(1) में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? अनुच्छेद 75(1) में। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लगभग लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन तक। भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर। भारतीय संसद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद
79 में है, और राज्यसभा की संरचना का उल्लेख 80 में है, और लोकसभा की संरचना का उल्लेख 81 में है। 79, 80, 81। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है, कितनी हो सकती है? 245, सॉरी 250, अभी 245 है। फिर बात की जाए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। बात की जाए कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। लोकसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु आयु सीमा क्या है? मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? 1 वर्ष तक। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति की संख्या जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? जो कुल सदस्य हैं ना, उनका 1/10। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक को पेश किया जाता है कहाँ पर? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 50 सदस्यों का। लोकसभा के अध्यक्ष शपथ लेता है किस रूप में? लोकसभा के सदस्य के रूप में। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो त्यागपत्र, एक मिनट, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। और किसी संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों या कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है? नहीं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी 60 दिनों तक। भारत सरकार का जो प्रमुख विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी। फिर बात की जाए कि किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं है? महान्यायवादी को। महान्यायवादी की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 36 के अंतर्गत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को। और भारत की संचित निधि का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 266 में। एक मिनट, बात की जाए कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो है वो कौन कौन सा है? संचित निधि से किसका किसका जो खर्चा चलता है? राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता दिया जाता है संचित निधि से ही। राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, कोई ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है, ये सब। अब भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख कहाँ पर है? 267 में। और भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था 1950 में। अब फिर बात की जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख कहाँ पर किया गया? अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम सीमा जो है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की बात चल रही है, 65 वर्ष है। 65 वर्ष के बाद अवकाश रिटायर हो जाते हैं। फिर है कि भारत के लोकहित मुकदमा मतलब PIL की अवधारणा लाने का श्रेय किसको जाता है? न्यायमूर्ति PN भगवती को। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 129 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 214 में। फिर बात की जाए कि किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? किसका कहाँ पर उल्लेख है? अनुच्छेद 215 में। यहाँ उच्च न्यायालय की बात चल रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है और राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर बात की जाए कि राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक। जबकि राज्यपाल को अगर त्यागपत्र देना हो तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित किए जाते हैं किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से। राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्य के विश्वविद्यालयों की राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल ही होता है। फिर बात की जाए कि राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाना, मतलब सत्र का आह्वान करना या फिर उसका सत्र का अवसान करना अथवा विघटन करना किसके अधिकार में आता है? राज्यपाल के अधिकार में। ठीक। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? 169 में। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है किसको? विधान परिषद को। जैसे केंद्र में उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। अब बात की जाए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का होना चाहिए कितना? 1/3 भाग। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। देखिए जैसे केंद्र में राज्यसभा है ना, राज्यसभा और क्या है? लोकसभा। तो केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। वैसे ही राज्य में विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। राज्यसभा के लिए मिनिमम जो आयु चाहिए वो 30 वर्ष चाहिए। तो यहाँ भी जो उच्च सदन है ना राज्य में, तो वहाँ भी मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। वहाँ लोकसभा में 25 चाहिए, यहाँ भी विधानसभा में कितनी चाहिए मिनिमम आयु? 25। ठीक। चलिए फिर बात करें विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 भाग। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकता है कितनी हो सकती है? 500 अधिकतम हो सकती है, 60 मिनिमम। ठीक है। बात की जाए कि विधानसभा का जो सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु है बता ही दिया मैंने, 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में कौन होता है मंत्री परिषद का प्रधान? प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया हुआ है कहाँ पर? अनुच्छेद 167 में। और केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। विभिन्न सूचियों एवं विषय की बात कर ली जाए तो बस एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। देखिए संघ सूची के अंतर्गत मतलब केवल इस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। रक्षा आता है, विदेश मामले आते हैं, जनगणना हो गया, रेल परिवहन हो गया, टेलीफोन हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। डाक है, तार है, डाक एवं तार है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक, ये केंद्र के अंतर्गत आता है। और राज्य के अंतर्गत जो आता है कृषि है, स्थानीय शासन है, लोक व्यवस्था है, कारागार है, भू राजस्व है, सिंचाई है, पुलिस है। ठीक, ये राज्य के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची पर दोनों अपना कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, वन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, आर्थिक नियोजन, ये सब। ठीक,
कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिएगा। हाँ, बात इसकी की जाए कि संसद को राष्ट्रहित को ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 249 में। राष्ट्रहित की बात जब आती है तो ठीक, संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार कहाँ पर दिया गया है? 253 में। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1983 में। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब पेश किया था? 1987 में। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पुंछी आयोग का गठन किया था कब? 2007 में। कुछ बात कर ली जाइए कि अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 262 में। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 263। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? 1990 में। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया कब? 1 जनवरी 2015 को। बात की जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पगड़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था कब? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था? के संथानम ने। बात की जाए कि केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी? 5। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 आई में। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग की बात की जाए, केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष एनके सिंह है 2021 से 26 तक के लिए। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। फिर बात की जाए कि विधि आयोग के सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में। फिर बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए, ठीक ना। बात की जाए कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी कब? 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया 3 सदस्यीय, ठीक ना, 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इसके पूर्व 1 सदस्यीय था ये। फिर बात की जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। भारत में ईवीएम का पहला प्रयोग किया गया था 1982 में। केरल में ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। फिर बात की जाए कि किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? 1993 से। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और पहली परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 में। वरीयता क्रम को देख लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम। टॉप पर कौन आता है? राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं प्रधानमंत्री, फिर अपने राज्यों में राज्यपाल, फिर भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं वो, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष, फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों में मुख्यमंत्री, फिर राजदूत। बात की जाए कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था कब? 1955 में। अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को।
किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया था? 21वें 1967 में। फिर बात की जाए कि किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया? 71वें 1992 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 में। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? अनुच्छेद 350 क में। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है? अनुच्छेद 351 में। फिर बात की जाए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है वो 352 में है, राष्ट्रपति शासन का जो है 356 में है, वित्तीय आपातकाल है 360 में। ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। ठीक। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 1 महीना। फिर बात की जाए कि अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 20 और 21। भारत में पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 ईस्वी में, चीनी आक्रमण के समय। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 2 माह। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब में 1951 में। बात की जाए कि वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 2 माह के भीतर। देख लेते हैं ये भारतीय जो, 1 मिनट रुकिएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ध्वज, गान, गीत, कैलेंडर वगैरह। राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008 को। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को। बात की जाए कि भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। फिर बात की जाए कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य केवल और केवल लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। लोक लेखा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, और इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का ही होता है। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? लोक लेखा समिति को। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? विरोधी दल के नेता को। लोक लेखा समिति की बात की जाए तो लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? लोकसभा को। सार्वजनिक उपक्रमों समिति में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? मतलब कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य इसमें भी होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज से। और 74वां किससे है? नगर पालिका से। बात की जाए कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए सीटें कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 1/3। जबकि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 50%। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? थुंगन समिति ने। किस समिति ने पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? LM सिंघवी समिति ने।
पंचायत किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, 1947 में ये समिति बनाई गई थी। अशोक मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। 1977 में ये समिति बनाई गई थी। PVK राय समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 86 में, PK थुंगन समिति 88 में। फिर कुछ अनुच्छेद हैं, ये सब हम देख ही लिए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ भी इम्पोर्टेंट जो है उनको, ठीक ना। अनुच्छेद 1 में संघों राज्यों के संघ का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 2 की बात की जाए तो नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में राज्य क्षेत्रों के सीमा नामों में परिवर्तन की बात की गई है। अनुच्छेद 14 जरूर याद रखिएगा, 74 जरूर याद रखिएगा, 74 मंत्रिपरिषद का गठन, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 111 सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति, ध्यान रखिएगा। 112 संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान, ध्यान रखिए। 123 ये भी ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ध्यान रखिएगा। 129 में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय। फिर 148 की बात की जाए तो ये भी ध्यान में रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख है इसमें। 169 में विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। 200 में अनुच्छेद 200 में विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान, जैसे वहाँ 123 में है राष्ट्रपति को, वैसे यहाँ 213 में। 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है, ध्यान रखिए। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है, इसको ध्यान रखिएगा। और 200 देखिए 66 और 67 दोनों क्रम से याद रखिए, भारत की संचित निधि का 66 में, आकस्मिक निधि का 67 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, इसको निकालकर अब किस अनुच्छेद में डाल दिया गया है? 300 क में, ध्यान रखिएगा इसको। फिर से जो ध्यान रखने वाली बात वो है कि अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना 312 में की गई थी। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना 315 में। 324 इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन आयोग की बात की गई है इसमें। फिर बात कीजिए 326 की तो नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें किया गया है। 330 में लोकसभा में SC/ST के आरक्षण की बात की गई है। 332 विधानसभा में ST, देखिए लोकसभा में SC/ST के आरक्षण की बात 330 में, विधानसभा में 332 में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। लोकसभा वाले में 330 हो जाएगा, विधानसभा वाले में 332। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग की बात की गई है। 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग की बात की गई है, और यहाँ जनजातीय यहाँ जातीय, ठीक है। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग की बात की गई है। 343 में संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, इसकी बात की गई है। 368 में संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन 368, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।